नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट में आज हम ईबीएस स्पेशल पर चर्चा करते हैं, जिसमें आज हम ईबीएस में पैडागोजी कैसे हल करनी है, पैडागोजी का महत्व क्या है, ईबीएस क्या है और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कौन से बिंदु ईबीएस पैडागोजी में सकारात्मक होंगे और कौन से नकारात्मक होंगे, इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से आज हम चर्चा करते हैं। आज ये मेरा पार्ट पहला है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पार्ट दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा। यहाँ तक हम 2-3 पार्ट में पूरा ईबीएस खत्म कर देंगे और मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन मेरा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ईबीएस को समझते हैं कि ईबीएस है क्या। ईबीएस का मतलब क्या है? ईबीएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, अर्थात जो भी चीज़ हमें प्रभावित करती है वो सभी ईबीएस है, अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, पर्यावरणीय। अब पर्यावरण से तात्पर्य क्या है कि जिस वातावरण में, जिस माहौल में आप रहते हैं और जो भी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं वो सभी चीज़ें आपकी ईबीएस के अंतर्गत आएंगी। आपने प्रश्न देखे होंगे सीटेट के पहले, जो अनसॉल्व पेपर हैं जो अब तक कराए जा चुके हैं, पुराने पेपर और अनसॉल्व में लगाया होगा आपने कुछ पेपर्स को, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री से भी हैं, यात्राएं हैं, तो कुछ थीम्स दिए गए हैं और थीम्स के साथ साथ क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ पे आप चर्चा करेंगे आज। तो ईबीएस का मतलब है जो चीज़ हमें प्रभावित करती है वो ईबीएस है। आज हम कुछ सकारात्मक तथ्य बताते हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अगर पढ़ाना है, अगर बालक में पर्यावरण संरक्षण के बारे में अधिक से अधिक चीज़ें विकसित करनी है, रुचि विकसित करनी है, तो पर्यावरण के प्रति सरोकार समझाना होगा। अब पर्यावरण के प्रति सरोकार से आशय है कि पर्यावरण के महत्व को समझाना, बालक में पर्यावरण के महत्व के बारे में अच्छे से समझ विकसित करना। सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करने से पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्योंकि सबके पास अपने अपने वाहन हैं, अगर सभी लोग वाहन रोड पर लेके आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है पर्यावरण अध्ययन में दिक्कत होगी, मतलब पर्यावरण में प्रदूषण होगा। तो सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करने से प्रदूषण कम हो सकता है। पौधों का संरक्षण, पौधों को संरक्षण की संकल्पना पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना है, और साथ ही साथ अगर पौधे की संकल्पना के बारे में सही से पढ़ाना है तो बालक को एक पेड़ लगाकर उसके संरक्षण के महत्व के बारे में और उसके सही से क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देकर पौधों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे स्थानीय से वैश्विक की ओर, अर्थात आप अपने आसपास के वातावरण से चीज़ें सीखने के बाद विश्व पटल पर भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। निर्देशित खोज, जो निर्देश दिए गए हैं खोजीय विधियों के साथ साथ आप इनको आगे ले जा सकते हैं। सरल से कठिन की ओर, तो आपका जो शिक्षण अधिगम है वो सरल से कठिन की ओर चलेगा। सरल से कठिन की ओर, ये महत्वपूर्ण विधियां हैं ईवीएस की, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट है। 5E प्लान, जिसमें 5 उपागम दिए गए हैं, 5 अधिगम उपागम हैं, जिसमें फर्स्ट है शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना और विस्तार करना, और अंतिम चरण होता है मूल्यांकन। शिक्षण उद्देश्य क्या हैं? ये जो मैं तथ्य पढ़ा रहा हूँ ये आपके सकारात्मक तथ्य हैं और ये प्लस पॉइंट हैं। शिक्षण उद्देश्य प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये शिक्षण का उद्देश्य है। हम आपको ईबीएस की पेडागोजी का अध्ययन करा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझें। खोज की क्रिया में लगाना, शिक्षण उद्देश्य है ईबीएस में खोज की क्रिया में लगाना, बालकों को मतलब जिस भी संकल्पना के बारे में पढ़ाना है उसमें खोज का अवसर देना। जीवन व पर्यावरण से सरोकार, पर्यावरण से सरोकार, ठीक है, यानी पर्यावरण के जीवन और पर्यावरण के बारे में महत्व बताना। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, ठीक है, चूँकि बच्चे अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कक्षा आपकी सक्रिय नहीं है। बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, चूँकि एनसीएफ ने इसकी परिभाषा दी है, अर्थात ये पॉइंट आपका सकारात्मक होगा। अब एकीकृत पर्यावरण की अवधारणा के बारे में आपको बताएं तो भाषा और गणित के माध्यम से कक्षा 1 और 2 के बच्चों को ईबीएस में आपको शिक्षित करना है।
एकीकृत पर्यावरण के तहत 3 और 5 की पुस्तकें आपको एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी की पढ़नी है, जिससे आप सीटेट पास कर सकते हैं। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बोझ के बिना शिक्षा से तात्पर्य है अबोध का भार कम करना। अबोध का भार मतलब बालक के वजन को कम करना ही बोझ के बिना शिक्षा है, और ये सकारात्मक तथ्य होगा। खोज की क्रियाएं जिस ऑप्शन में दी हुई होंगी वो आपका उत्तर सही होगा। उसके बाद व्यवहारिक क्रियाएं जो दी होंगी वो आपका उत्तर सही होगा। संज्ञानात्मक चिंतन आपका सही होगा। आलोचनात्मक चिंतन, अब देखिए आलोचना है क्या? आलोचनात्मक चिंतन से तात्पर्य है कि आलोचना एक होती है, एक तो लोग करते हैं निंदा और एक करते हैं प्रशंसा। निंदा और प्रशंसा अर्थात निंदा और प्रशंसा दोनों के बीच की कड़ी जो होती है वो आलोचना के अंतर्गत आती है। अर्थात आलोचनात्मक चिंतन भी आपका सकारात्मक तथ्य होगा। ईवीएस में ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, ज्ञान को सीखकर ठीक है दूसरों में स्थानांतरित करना या उसके महत्व को समझाना, ये आपके सकारात्मक तथ्य होंगे। गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है। निकटतम परिवेश से परिचित कराना, जो आपका पास का परिवेश है उससे परिचित कराना ईवीएस का उद्देश्य है। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण उपस्थित कराना। सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, इस टाइप के जो भी ऑप्शंस आपके दिए होंगे वो सही होंगे। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना ही ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है। सक्रिय अधिगम अनुभव को बढ़ावा देना और पारंपरिक संबंध साथ ही पारस्परिक क्रियाएं, ये आपके सकारात्मक तथ्य होंगे। अब हम देखते हैं कि गृह कार्य, जहां पर गृह कार्य से संबंधित कोई प्रश्न होगा उसमें विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना ही गृह कार्य के लिए हैं। चूंकि हम अभ्यास कार्य और जो अधिगम विद्यालयी वातावरण में होता है तो उसको और अधिक से विस्तारित करने के लिए गृह कार्य देते हैं। दत्त कार्य का मतलब होता है जो कार्य दिया गया है, अर्थात क्लास में जब अध्यापक अध्ययन कार्य कराते हैं उसी दौरान जो शिक्षण कार्य या आकलन के लिए जो कार्य दिया जाता है वो दत्त कार्य होता है और वो अधिगम विस्तार के लिए सहायक होता है। आकलन का तात्पर्य होता है रिक्तियों या कमियों की पहचान करना। हम लोग आकलन करके कमियों को पहचानते हैं। अभ्यास कार्य अंतः प्रकरणीय या अंतः निर्मित पाठ योजना के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कराया जाता है। इसके बाद कुछ नकारात्मक तथ्य हैं ईवीएस में, इन पर चिंतन करते हैं कि कौन से तथ्य नकारात्मक होंगे। काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, ये नकारात्मक तथ्य होगा ईवीएस में। विशेषतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, ये भी नकारात्मक तथ्य होगा। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, ये भी नकारात्मक तथ्य होगा। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना भी आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी नेगेटिव पॉइंट होगा। कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना भी, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। लिखित इकाई में अधिक अभ्यास, ये नेगेटिव पॉइंट है। इकाई परीक्षाओं का आयोजन भी आपका नकारात्मक तथ्य है। चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता को बताना, ये सारे पॉइंट आपके नेगेटिव होंगे। अमूर्त से मूर्त की ओर चिंतन भी आपका गलत होगा, क्योंकि ईवीएस में मूर्त से अमूर्त की ओर संकल्पना पर ध्यान दिया जाता है। उम्मीद है आपको सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य सही से समझ में आए होंगे। अब हम ईवीएस पे चर्चा करते हैं। एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 कहती है कि ईवीएस में 6 तथ्यों को समाहित किया गया है। इनमें सबसे पहला है आपका परिवार एवं मित्र। अब परिवार एवं मित्र में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है उन पे चर्चा करते हैं। उसके बाद आवास, भोजन, यात्रा, जल, चीज़ें जो हम कर सकते हैं। यहाँ से आपके 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, इसको आपको अच्छे से समझना है। एनसीएफ ने ईवीएस के लिए 6 थीम्स दिए हैं। उनमें सबसे पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है आपका भोजन, तीसरा है आपका जल, चौथा है आवास और 5 है यात्रा।
छठा आपका है चीज़ें जो हम कर सकते हैं। इस पे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। उससे पहले कुछ उपथीम्स भी देखते हैं। जैसे परिवार एवं मित्र में 4 उपथीम्स दी गई हैं। जैसे संबंध, अब संबंध हमारे परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद कार्य एवं खेल, जो हम खेल खेलते हैं, जो भी सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं, वो सभी परिवार एवं मित्र में आएंगे। हमारे जानवर हैं, जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सभी परिवार एवं मित्र के हिस्सा हैं। उसके बाद भोजन की हम देखते हैं, भोजन की क्या इकाई है। तो भोजन में कुछ उपथीम्स दिए गए हैं। जैसे चखना है, पचाना है, पकाना है, संरक्षण तकनीक है, किसान एवं भूख है। तो चखना क्या है कि मतलब हमारी जीभ में असंख्य स्वाद कणिकाएं होती हैं, जिससे हम भिन्न भिन्न पदार्थों का, भिन्न भिन्न चीज़ों का स्वाद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं जीभ से चखकर। उसके बाद पचाना की क्रिया शुरू होती है। तो जो भी हम खाना या भोजन खाते हैं वो हमारा मुख अर्थात जीभ से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। हम जितना भी भोजन है, हम एक निवाले को जितने हमारे दांत हैं उतनी बार चबाएं। अर्थात अगर आप पुरुष हैं, मतलब वयस्क हैं, पुरुष या महिला कोई भी हैं, तो आपको 32 बार खाना चबाना है, चूँकि 32 दांत होते हैं। जितनी देर तक आप चबाएंगे उतनी देर तक आपको पेट में पचने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए खाना पचना आपका मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पकाना, पकाने के तरीके पूछेगा कि सेंक कर, तल कर, भूंज कर, इस तरीके के प्रश्न होंगे। उसके बाद संरक्षण तकनीक से क्वेश्चन होंगे। जैसे संरक्षण तकनीक में क्या है कि धनियों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। अर्थात धनिये गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए, जिससे कि धनियों का संरक्षण होता है, लंबे समय तक बने रहते हैं हरे। उसके बाद अचार को कैसे रखना है, ये संरक्षण तकनीक में बताया जाएगा। किसान व भूख, किसान और भूख, किसान और भूख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भोजन से ही संबंधित है। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ द बुक। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की थीम्स को एक गहरी व अंतः संबंधित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ के क्वेश्चन से शुरू होती है, ठीक है, कुछ चाबी वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ से शुरू होती है। एनसीईआरटी किताबों में लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्नता में बिखरने की जरूरत बताई गई है। ईवीएस बुक से संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चों का आकलन उनके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य के आधार पर हो। अब हम कुछ ईवीएस के कौशलों पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने दिया है कि अवलोकन करना। निम्न कौशलों का विकास ईवीएस के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका अवलोकन करना, ठीक है, अवलोकन करना। इस तरीके का ऑप्शन जहाँ भी दिया होगा वो आपका उत्तर सही होगा। फिलहाल हम अवलोकन पर थोड़ी सी चर्चा किए देते हैं। अवलोकन से तात्पर्य है अवलोकन, अवलोकन एक विलोक की धातु से बना है। विलोक माने होता है देखना, अर्थात जिसे देखा जा सके, अवलोकन किया जा सके, अवलोकन करना, देखना। उसके बाद है पहचानना, उसके बाद है जानकारी इकट्ठा करना, फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग, ठीक है। पहचानना भी आपका अवलोकन से संबंधित है, जानकारी इकट्ठा करना भी आपका अवलोकन में आएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना भी अवलोकन में समाहित है। अब हम चर्चा करते हैं वस्तुओं का विभेदीकरण करने से। वस्तुओं का विभेदीकरण करने से तात्पर्य है वस्तुओं में भेद कर पाना कि ये अमुक वस्तु कैसी है और अमुक कैसी है। उसके बाद वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण। वस्तुओं की तुलना किस प्रकार करनी है, वर्गीकरण किस प्रकार करना है। तुलना होता है कि दो वस्तुओं के बारे में सही से तुलना करना कि इसके गुण दोष क्या हैं, इसके गुण दोष क्या हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ABCD, तो ABCD में से अलग क्या है, तो ABCD में से आपका A अलग है, चूंकि A जो है स्वर है, बाकी BCD क्या है, व्यंजन है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना ही आपका कौशल को प्राप्त करना एक उद्देश्य बनता है। वस्तुओं के बीच सह संबंधता स्थापित करना कि मतलब कौन सी वस्तु किससे संबंधित है, यह भी एक कौशल है ईवीएस का। कल्पनात्मक प्रश्न बनाना, पूर्व अनुमान लगाना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करते हैं समस्या को पहचानना एवं उनका हल सुझाना। ये ईवीएस में बहुत जरूरी है। किसी तथ्य की जांच करना तथा निष्कर्ष निकालना, संवेदनशील बनना, चित्र,
चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, आलेख चित्र के आदि को पढ़ना एवं बनाना ये ईबीएस के कौशल को प्राप्त करने की मुख्य भूमिका के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक प्रश्न पर नज़र डाल देते हैं, उसके बाद आगे की कड़ी हम जारी रखते हैं। चूंकि ईबीएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से आपके नंबर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति में निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? तो ऑप्शन आपके हैं अवलोकन करना, विभेदीकरण करना, वस्तुओं की तुलना करना एवं पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, चूंकि वस्तुओं उन्होंने पत्तियों पर अध्ययन किया है बगीचे में देखने के बाद, तो उन्होंने क्या देखा है कि वस्तुओं को तुलना किया है और उसमें वर्गीकरण किया है, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम सफ़र करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ ने किन किन बिंदुओं पर क्या क्या कहा है उसको हम विस्तार से आपको बताते हैं कि अगले वीडियो में आपको पढ़ना क्या है। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 व कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करता है, अर्थात कक्षा 1 और 2 में संदर्भगत भाषक परिवेश या संदर्भगत अधिगम समुदाय के माध्यम से 1 और 2 के बच्चों को ईबीएस के बारे में जानकारी देना है, क्योंकि इस स्तर के शिक्षार्थी अपने परिवेश या समुदाय से संदर्भगत अधिगम प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उन्हें 1 और 2 में ईबीएस पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। एनसीएफ 2005 3 से 5 तक के पर्यावरणीय अध्ययन में 6 बिंदुओं को शामिल करता है, जिसमें नंबर 1 थीम से आपकी परिवार एवं मित्र। तो जो परिवार एवं मित्र है उसमें पहली थीम से परिवार एवं समुदाय के मध्य आपसी संबंध, परिवार एवं समुदाय के मध्य में आपसी संबंधों को स्थापित करना परिवार एवं मित्र का प्रथम चरण है। उसके बाद हमें परिवार एवं मित्र में क्या पढ़ना है? परिवार एवं मित्र में परिवार का महत्व पढ़ना है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पढ़ना है। परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संयुक्त परिवार, जिसमें समाजशास्त्र में परिभाषा दी गई है कि एक छत के नीचे बैठकर एक पीढ़ी के सदस्य, एक पीढ़ी से तात्पर्य दादा या बाबा, उनकी सभी संतानें एक छत के नीचे बैठकर एक थाली में भोजन करते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। परिवार का महत्व समझाना है। उसके बाद एक एकल परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, वह एकल परिवार की संकल्पना को दर्शाता है। परिवार एवं मित्र में जानवरों, ठीक है, कौन से जानवर हमारे मित्र हैं या सभी जानवरों को मित्रों परिवार एवं मित्र में शामिल किया गया है। पौधों की विशेषताएं, पौधे, वनस्पतियां, ठीक है, ये सभी जीव जंतु आपके परिवार एवं मित्र के उपथीम्स के हिस्सा हैं। आवास में आपको क्या क्या पढ़ना है? भारत में विभिन्न भागों में आवास। आवास का मतलब होता है निवास करना, अर्थात भारत में विभिन्न भागों में आवास बने हुए हैं, कौन कहाँ रहता है, जैसे रेबो कौन लोग बनाते हैं, ठीक है, इग्लू क्या है और कहाँ कैसे मकान बने हुए हैं, राजस्थान में कैसे बने हैं, जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर मकान की जो मिट्टी के मकान होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी होते हैं, ढालू आकार के होते हैं। ये आपको आवास में ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ बांस के मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। लोगों का रहन सहन और पहनावा भी आपको आवास में ही पढ़ना है। प्राकृतिक आपदा और उससे संबंधित समस्याएं, ये भी आवास का ही हिस्सा हैं। उसके बाद भोजन पर चर्चा करते हैं। तो भोजन के स्वाद के बारे में कि किस में क्या स्वाद होता है। असंख्य स्वाद कड़काएँ जीभ पे होती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। भोजन का पाचन किस तरीके से होगा, विभिन्न क्षेत्रीय भोजन, जैसे प्रश्न इस टाइप में पूछे जाते हैं कि गुजरात में क्या मिलता है स्टेशन पर, ढोकला, चटनी, चावल, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ फल एवं सब्जियां जो बाहर से आए हैं, जैसे मिर्च कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई है। भोजन पकाने के तरीके पूछे जाएंगे, तलकर, भूंजकर, ठीक है, ये भोजन में आपको दिए गए हैं। जल का महत्व, अगला टॉपिक आपका जल। तो जल के महत्व के बारे में, जल की कमी, प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, जल के स्रोतों एवं उनके संरक्षण के बारे में, जल जनित बीमारियों के बारे में भी आपको ईबीएस में पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे जो नमकीन पानी होता है मृत सागर में, तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जो है नमक तक प्राप्त हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। यात्रा में विभिन्न यात्रियों के अनुभव, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की डिजाइन, धातुओं के प्रयोग, ये पढ़ने हैं। विभिन्न यात्रियों के अनुभव, जैसे कोई कहीं घूम के आया है उसने अपना वर्णन किया है।
पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की डिजाइन, कहाँ की इमारत कैसी बनी हुई है, ऐसे प्रश्न ईबीएस में पूछे जाते हैं कि कहाँ का किला किसने बनवाया था। धातुओं के प्रयोग, कौन सी धातु का प्रयोग कब किया जाता रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ईबीएस में पढ़ने को मिलेंगे, जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त प्रतिक्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ सिद्धांतों पर नज़र डालते हैं। तो इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि बालक सक्रिय रहे, एक्टिविटी बच्चे की हो, गतिविधियां हों, स्वयं करके सीखने पर महत्व दिया जाए, वरीयता दी जाए। रुचि का सिद्धांत कहता है कि किस्से और कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए। और प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि समाज, विद्यालय, परिवार आदि के माध्यम से बालक को प्रेरणा मिले। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा बालक के खुद के अंदर की प्रेरणा होती है, और बाहरी प्रेरणा जो समाज, विद्यालय और परिवार से हमें मिलती है। नियोजन का सिद्धांत कहता है कि योजना बनाकर कार्य करना। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि किसी की बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, सबका व्यक्तित्व, सबकी बुद्धियाँ, सारी चीज़ें सबकी अलग अलग होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है। आवृत्ति का सिद्धांत कहता है दोहराना। ठीक है, वैसे दोहराना, याद करना, रटना ये नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन ये पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत जीवन पद्धति और इन अधिकारों के बारे में बात करता है, जैसे समानता का अधिकार है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत कक्षा में उद्देश्य जैसे जल संरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना है। इस टाइप के प्रश्न आपको सीटेट में पढ़ने हैं, और हम अगले वीडियो में आपको सारे सिस्टम से परिवार एवं मित्र का एक पूरा वीडियो आपको देंगे, जिसमें वनस्पतियां और जो भी प्रश्न हैं वो सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको संस्कृत भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, तो अगला वीडियो आपको संस्कृत का भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।